हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल ट्रिकी हिंदी पर। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट हिंदी पेडागोजी के दूसरे टॉपिक के बारे में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे शिक्षण क्या है, और उसके बाद पढ़ेंगे हम भाषा शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन से हैं। एक एक सिद्धांत को डिटेल में जानेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे शिक्षण सूत्र कौन कौन से हैं हमारे, फिर उन सूत्रों को भी अच्छे से जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक वॉच करना। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की सीडीपी की जो क्लासेस कराई जा रही हैं वो भी आप लोग देख रहे होंगे, और पेडागोजी की क्लासेस भी जो मैं आपको करा रहा हूं उन्हीं से पेपर में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं कि शिक्षण क्या है। तो शिक्षण किसे कहते हैं, आप लोग मन में सोचिए। बहुत सारी परिभाषाएं इसकी हो सकती हैं, लेकिन अगर साधारण शब्दों में हम बात करेंगे तो सीधी सीधी इसकी शिक्षण का अर्थ होगा कि एक ज़्यादा अनुभवी व्यक्ति से कम अनुभवी व्यक्ति में ज्ञान का स्थानांतरण होना शिक्षण कहलाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक अनुभवी व्यक्ति जब अपने से कम अनुभवी व्यक्ति को कुछ बताता है, कुछ भी ज्ञान देता है, मतलब ज्ञान का जो स्थानांतरण एक से दूसरे में होता है, वही शिक्षण कहलाता है। अब इससे रिलेटेड पॉइंट की बात करें तो इससे रिलेटेड पॉइंट है, शिक्षण प्रक्रिया को ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए कुछ सामग्री एवं सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। तो जो हमारा शिक्षण है उसकी जो टीचिंग होती है उसे बहुत इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम बहुत सारी मेथड्स का प्रयोग करते हैं और बहुत सारे प्रिंसिपल्स का प्रयोग करते हैं। अब इससे रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, इससे पेपर में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। एडम्स के अनुसार शिक्षण द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। तो जो एडम्स थे उन्होंने शिक्षण को द्विध्रुवीय प्रक्रिया बताया। एडम्स के अनुसार शिक्षण के दो ध्रुव थे, पहला था टीचर और दूसरा था स्टूडेंट। द्विध्रुवीय प्रक्रिया बताया एडम्स ने। एक इसका ध्रुव बताया स्टूडेंट और दूसरा ध्रुव बताया टीचर। लेकिन इनके जस्ट ही कुछ दिनों के बाद जॉन डीवी आए और उन्होंने बताया कि शिक्षण त्रिआयामी प्रक्रिया है। ये क्वेश्चन देखने को भी सीटेट में कई बार मिला है कि किसके अनुसार शिक्षण को त्रिआयामी प्रक्रिया माना गया है। तो उसका सही उत्तर था जॉन डीवी। तो आपको मैंने पॉइंट के रूप में बता रहा हूँ कि जॉन डीवी के अनुसार शिक्षण त्रिआयामी प्रक्रिया है, जिसके तीन ध्रुव मान लीजिए कौन कौन से हैं। पहला टीचर, दूसरा स्टूडेंट, और इन्होंने इसमें तीसरा जोड़ दिया करिकुलम, यानी कि पाठ्यक्रम जो हम पढ़ा रहे हैं। अब इसको आप पाठ्यक्रम कह लीजिए, शिक्षण विधि, जो भी आप मानना चाहें वो मान लीजिए। इन्होंने शिक्षण को त्रिआयामी प्रक्रिया बताया। इन्होंने कहा कि जो शिक्षण होता है वो टीचर से भी प्रभावित होता है, स्टूडेंट से भी, और जो पाठ्यक्रम हम करा रहे हैं उससे भी शिक्षण प्रक्रिया प्रभावित होती है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षण त्रिआयामी प्रक्रिया है, हमें ये बात याद रखनी है। उसके बाद बात करते हैं हम आगे, देखते हैं कि क्या है। आगे हम पढ़ते हैं भाषा शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन से हैं, अर्थात लैंग्वेज टीचिंग के कौन कौन से प्रिंसिपल हैं। तो पहला है क्रियाशीलता का सिद्धांत, दूसरा है रुचि का सिद्धांत, उसके बाद तीसरा है हमारा अभिप्रेरणा का सिद्धांत, चौथा जीवन से जोड़ने का सिद्धांत, फिर है हमारा वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, फिर है हमारा स्वाभाविकता का सिद्धांत, उसके बाद लोकतांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत, फिर हमारा लास्ट हम पढ़ेंगे आवृत्ति का सिद्धांत। तो ये हमारे जो भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं ये हमारे इम्पोर्टेंट सिद्धांत हैं। होने को तो बहुत सारे सिद्धांत हो सकते हैं, लेकिन जो हमारे काम का है आज की वीडियो में हम वही पढ़ेंगे। तो चलिए बात करते हैं पहले सिद्धांत के बारे में। पहला सिद्धांत है क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत कहता है करके सीखना चाहिए। तो पहले सिद्धांत के अनुसार जो बच्चा करके सीखे ये उसको बल देता है। यह लर्निंग बाई डूइंग पर
बल देता है। फिर इसके बाद खोज करने का मौका मिलेगा। तो जब बच्चा खुद करेगा तो वो नई नई चीज़ों को खोजेगा, उसे मौका मिलेगा नई नई चीज़ों को खोज करने का, अवलोकन करेगा। वो नई नई चीज़ों का अवलोकन करेगा, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेगा और समस्या समाधान की क्षमता विकसित होगी। यानी कि जब वो किसी चीज़ को खोज करेगा, उसका अवलोकन करेगा, सब कुछ देखेगा, अपने वातावरण से अनुक्रिया करेगा, सब करने के बाद जब उसके पास अगली बार ऐसी कोई समस्या आएगी तो उसके मन में ये ख्याल आएगा कि ऐसी स्थिति से मैंने पहले ये किया था, तो उसमें समस्या समाधान की क्षमता विकसित हो जाएगी। आलोचनात्मक चिंतन का विकास होगा। यहाँ आलोचनात्मक चिंतन का विकास होने से मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ों की आलोचना करने लगेगा। यहाँ उससे मतलब है आलोचनात्मक चिंतन से कि वह जो चीज़ें उसे बताई जाएंगी उनके बारे में लॉजिकली सोचकर जवाब देगा या लॉजिकली सोचकर उनको सीखेगा। ऐसा नहीं है कि किसी ने बता दिया तो वो वैसे ही उसे मान लेगा। उसमें एक लॉजिक आएगा, उन चीज़ों के प्रति सीखेगा उन्हें। अब इस चीज़ को आप ऐसे याद कर सकते हो, पीसीओ के माध्यम से आप याद कर सकते हो। क्रियाशीलता का सिद्धांत से हमारा होगा पी फॉर हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग, और सी फॉर हो जाएगा क्रिटिकल थिंकिंग, ओ फॉर हो जाएगा ऑब्जर्वेशन। तो करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। और पीसीओ मैंने आपको बताई दिया। तो क्रियाशीलता का सिद्धांत जो हमारा है वो पीसीओ पर आधारित होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग और ऑब्जर्वेशन। फिर इसके बाद बात करते हैं अगले सिद्धांत के बारे में। अगला सिद्धांत है हमारा रुचि का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। तो बच्चे में रुचि उत्पन्न कर सके, हमें इस मेथड का प्रयोग करना पड़ता है कि बच्चे में रुचि उत्पन्न हो जाए। जैसे कि हम उन्हें ऐसे उदाहरण दें, ऐसी कहानियाँ, ऐसे किस्से, किसी भी चीज़ के ऐसे किस्से और कहानियाँ सुनाएं कि उनमें इंटरेस्ट उत्पन्न हो जाए पढ़ने के प्रति। उनसे उनकी लाइफ के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, उनकी लाइफ से रिलेटेड उनको हम एग्जाम्पल दे सकते हैं जिससे उनकी रुचि उत्पन्न हो जाए। फिर उसके बाद बात करते हैं अभिप्रेरणा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। तो बच्चों को अभिप्रेरित कर पाएँ और अधिगम दिशा निर्देशित बनेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम बच्चों को अभिप्रेरित कर पाएंगे, उससे जो अधिगम होगा वो एक दिशा निर्देशित, मतलब उसको सही डायरेक्शन मिल पाएगी कि मोटिवेशन के साथ साथ वो सही दिशा में भी काम कर पाएगा, सही दिशा में भी समझ पाएगा किसी भी चीज़ को। बच्चों को अभिप्रेरित करना तो बहुत ही ज़रूरी है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं अगले सिद्धांत की। अगला सिद्धांत है हमारा जीवन से जोड़ने का सिद्धांत। ये हमारा एनसीएफ पर भी रिलेटेड है। एनसीएफ 2005 जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो इसी से रिलेटेड है। अधिगम को बच्चों के जीवन से जोड़ दें, ये हमारा एनसीएफ 2005 जो डॉक्यूमेंट आया वो भी यही बात करता है कि हमें लर्निंग को ऐसे ही नहीं पढ़ा देना है, कुछ भी नहीं पढ़ा देना, बच्चों के जीवन से जोड़कर हमें लर्निंग करवानी है। बच्चों को समूह में सीखने का अवसर दें। जाहिर सी बात है, जब बच्चा समूह में सीखेगा तो उसकी लर्निंग और अच्छी होगी, वो दूसरों की बातों को समझ सकेगा, अपनी बातों को रख भी सकेगा। बच्चों द्वारा लिए गए अनुभवों से जोड़ पाएँ। इसका तात्पर्य यह है कि बच्चों को जो कुछ भी पता है उससे रिलेटेड ही हम उसे जोड़कर सिखाएं, जिसके बारे में बच्चों को जानकारी प्राप्त हो। फिर अगला पॉइंट है हमारा वास्तविक जीवन के उदाहरण प्रस्तुत करें। ऐसा नहीं हम कोई भी उदाहरण दे दें, जो वास्तविक जीवन में उन्होंने देख रखे हों वो सभी उदाहरण हमें उनको देने हैं। तो जीवन से जोड़ने का सिद्धांत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, जो कि हमारा अगला है। बच्चों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण। प्रत्येक बच्चा अलग अलग होता है, उसके सीखने की क्षमता भी अलग अलग होती है। कोई बहुत जल्दी सीख जाता है, कोई बहुत लेट सीखता है। तो जैसे बच्चे की आवश्यकता हो, हमें उसके अनुसार ही उसको शिक्षण देना चाहिए। फिर अगला पॉइंट है बच्चों की क्षमता एवं रुचि के अनुसार
जीवन से जोड़कर शिक्षण। कहने का तात्पर्य यह है, अभी मैंने आपको पहली लाइन में बताया कि बच्चे की जितनी कैपेसिटी होगी और उसका इंटरेस्ट जिस चीज़ में है, हमें उसी चीज़ से रिलेटेड उसको एग्जाम्पल देने हैं, उसी से रिलेटेड उसको पढ़ाना है, जिससे वो बहुत ज़्यादा रुचि ले चीज़ को सीखने में। और प्रत्येक बच्चे की सीखने की क्षमता अलग अलग होती है। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं, अगला है हमारा आवृत्ति का सिद्धांत। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन देखे गए हैं कई बार। समय समय पर आवृत्ति करा पाएँ अधिगम स्थायी बनता है। तो इसका तो हम लोग बार बार प्रयोग करते रहते हैं आवृत्ति के सिद्धांत का। जब हमारा एग्ज़ाम होने वाला होता है, हम बार बार उस चीज़ का रिवीजन करते हैं। तो ये रिवीजन, प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन भी कह सकते हैं। हमारे लोगों के एग्ज़ाम होते हैं जब, तो हम लोग बार बार रिवाइज करते हैं उस चीज़ को। और जब हम किसी भी चीज़ का बहुत बार अभ्यास करते हैं तो वो हमारे माइंड में स्थायी हो जाती है। बहुत लंबे समय तक हम उस चीज़ को अपने मस्तिष्क में रख पाते हैं। आवृत्ति का सिद्धांत इससे ही रिलेटेड है कि चीज़ों को बार बार समय समय पर हम रिपीट कराएं। रिपीट एक्सरसाइज जितनी ज़्यादा करा सके, बच्चों को अभ्यास जितनी ज़्यादा करा सके, उससे उनका स्थायी अधिगम मस्तिष्क में हमेशा के लिए रहेगा। फिर आवृत्ति के सिद्धांत के बाद हम बात करते हैं स्वाभाविकता का सिद्धांत। तो बच्चों को भाषाई कौशल के क्रम में सिखाएं। यानी कि स्वाभाविकता का सिद्धांत जो है वो बच्चों को भाषाई कौशल के क्रम में सिखाने पर बात करता है। अब भाषाई कौशल मैंने आपको पहले भी बताया था, 4 होते हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये हमारे भाषा के 4 कौशल होते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि बच्चों को इसी क्रम में हम सिखाएं। प्राकृतिक रूप से सिखाने का प्रयास करें, ना कि रटवाने का। तो स्वाभाविकता का मतलब ही यही है कि बच्चे के हमें इंटरेस्ट के हिसाब से सिखाना है, ना कि उसे कोई भी चीज़ रटवानी है। और बच्चा प्राकृतिक रूप से सीखे, उसे ज़बरदस्ती कुछ भी रटवाने का प्रयास नहीं करना है। नेचुरल वे में हमें उसे टीचिंग करके सिखाना है। फिर इसके बाद है हमारा अगला लोकतांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत। बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है लोकतांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत। ये भी हमारे पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो कक्षा का वातावरण इस प्रकार का हो कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी बात रख पाए। दूसरा पॉइंट है बच्चों में प्रजातांत्रिक मूल्य विकसित हों। फिर बच्चा अपने विचार रख पाए और दूसरों के विचारों को सुन पाए। तो इन तीनों पॉइंट का कंक्लूज़न ये निकलता है कि हमें बच्चे को इस प्रकार से टीचिंग देनी है कि उसमें नैतिक मूल्य भी विकसित हो पाएँ और हमारी जो क्लास हो उसमें फ्रीडम हो, स्वतंत्रता हो। बच्चा अपनी बात को आराम से कह पाए, उसे किसी बात का डर ना हो कि टीचर मुझसे ये कहेंगे, टीचर मुझे डांट देंगे। और बच्चे के अंदर नैतिक मूल्य भी विकसित हों। बच्चा अपने विचारों को भी रख पाए और दूसरों को सुन भी पाए और उनसे आराम से बातचीत कर पाए। बच्चे में किसी भी प्रकार का भय ना हो। जो हमारे क्लासरूम का इन्वायरमेंट हो वो स्वतंत्र होना चाहिए, फ्रीडम वाला होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं हम शिक्षण सूत्र के बारे में। कौन कौन से शिक्षण सूत्र हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं। पहला सूत्र है हमारा ज्ञात से अज्ञात की ओर। दूसरा सूत्र है हमारा मूर्त से अमूर्त की ओर। फिर तीसरा सूत्र है सरल से जटिल की ओर। चौथा सूत्र है पूर्ण से अंश की ओर। पांचवा सूत्र है हमारा विशिष्ट से सामान्य की ओर। छठवां सूत्र है हमारा विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। और सातवां सूत्र है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। तो अब इन सूत्रों के बारे में शिक्षण टीचिंग जो हमारे सूत्र हैं एक एक करके हम जानते हैं डिटेल में। पहला है हमारा ज्ञात से अज्ञात की ओर। बच्चों के पूर्व ज्ञान के आधार पर नया ज्ञान विकसित करना। तो इससे यही बात निकलती है कि बच्चे को हमें इस प्रकार से पढ़ाना है कि बच्चा जो जानता है उस ओर से लेकर हमें जाना है और वहाँ तक लेके जाना है जिस चीज़ की उसको जानकारी नहीं है।
सीधी सीधी भाषा में बात करें तो साधारण से हमें जटिल की ओर लेकर जाना है बच्चे की, जो हमें टीचिंग देनी है बच्चे को। उसके बाद बात करते हैं अगले मूर्त से अमूर्त की ओर। बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है ये, इसका पॉइंट है बच्चा जो देख सकता है उससे उस ओर लेके जाना जो विचारों में है, वास्तविक से काल्पनिक की ओर। तो इसका अर्थ है कि हमें बच्चे को वहाँ तक लेकर जाना है कि जो हम विचारों में रखते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम बच्चे को EVS यानी कि इन्वायरमेंट के बारे में बता रहे हैं और हम बात कर रहे हैं ज्योग्राफी की। मान लीजिए हम ज्योग्राफी टॉपिक पढ़ा रहे हैं और हम सोलर सिस्टम पढ़ा रहे हैं उसे, तो हम सभी ग्रहों के बारे में बता रहे हैं। तो हम एक TLM बना लाए जिसमें हमने सभी ग्रहों को दिखा दिया। तो हमने एक TLM के माध्यम से बता दिया कि ये सन है, ये पृथ्वी है, ये मंगल है, ये सभी मतलब एक एक ग्रह के बारे में जानकारी दे दी। तो उससे हमने उसे एग्जाम्पल दिया, उससे उसने यह समझ लिया कि ये ऊपर आसमान में जिसे हम देख नहीं सकते वो भी इसी प्रकार से होंगे। फिर आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। इसके बाद है हमारा सरल से जटिल की ओर। बच्चों को पहले आसान चीज़ों को सिखाने के बाद कठिन चीज़ों की ओर ले जाया जाता है। तो सरल से जटिल की ओर आप इसके हेडिंग से ही समझ गए होंगे। पहले बच्चे को सरल सरल चीज़ें सिखानी, फिर उसको कठिनाई भरी चीज़ें सिखानी है। जैसे मान लीजिए पहले जोड़ना सिखाया, फिर उसके बाद घटाना और भाग गुणा सब सिखा दिया। उसके बाद हमने उसे बहुत सारी इक्वेशन सिखा दी मैथ में। तो सरल से जटिल की ओर लेकर जाना है। उसके बाद है पूर्ण से अंश की ओर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसमें संपूर्ण पाठ को पढ़ाने के बाद उसके सारांश को हिस्सों में बताना। अब इससे हमारा तात्पर्य यह है कि मान लीजिए हमने कोई भी कहानी बता दी, पूरी कहानी पढ़ा दी, उसके बाद उसके जो छोटे छोटे हिस्से थे उसके बारे में हम बच्चे को जानकारी दे रहे हैं। तो ये हमारा हो जाएगा पूर्ण से अंश की ओर। कोई भी पूरा चैप्टर पढ़ा दिया, फिर उसके बाद उसके एक एक भाग को हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर बच्चों को उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। इसके बाद है हमारा अगला पॉइंट विशिष्ट से सामान्य की ओर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, स्पेसिफिक टू जनरल। ऐसे उदाहरण दिए जाने चाहिए जो विशिष्ट हों। उदाहरण से नियम की ओर। बच्चे को हमें ऐसे उदाहरण देने हैं जो बहुत ही स्पेशल हों। स्पेशल से मतलब जो सामान्य उदाहरण ना हो, वो हमें उदाहरण देने हैं। और पहले हमें उदाहरण देना है, फिर उसके नियम के बारे में बताना है। फिर इसके बाद बात करते हैं हम विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। टुकड़ों में तोड़कर पूर्ण शब्द की ओर जाना होता है। तो इससे हमारा तात्पर्य यह है कि विश्लेषण से संश्लेषण की ओर जाना होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है संधि के अंतर्गत। जैसे हम किसी भी शब्द की संधि करते हैं, जब संधि विच्छेद करते हैं, तो मान लीजिए हमारा शब्द होता है विद्यालय। तो विद्यालय शब्द को जब हम तोड़ते हैं विद्या प्लस आलय में, तो विद्या प्लस आलय वो हमारा विश्लेषण होता है। और उससे जब हम एक पूरा शब्द बनाते हैं विद्यालय, वो हमारा संश्लेषण हो जाता है। तो संधि में सबसे अच्छा प्रयोग इसका होता है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। जो हमारा विद्यालय शब्द का हम संधि विच्छेद करते हैं वो हमारा विश्लेषण होता है। और उस पूरे विश्लेषण को जब हम मिलाते हैं तो उसके पूर्ण शब्द की ओर जाते हैं, तो वो विद्यालय बनता है। तो टुकड़ों में हमने दो टुकड़ों में तोड़ा, विद्या प्लस आलय, वो हमारा विश्लेषण हो गया, उसका एनालिसिस हो गया। और संश्लेषण हो गया विद्यालय शब्द जो उसको जोड़कर बना। फिर उसके बाद बात करते हैं प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, जो कि हमारा लास्ट शिक्षण सूत्र है। बच्चों के अनुभव से उस ओर जाना जिसका उन्हें अनुभव नहीं है। तो हमें इस प्रकार से बच्चों को सिखाना है कि बच्चों के जो अनुभव में है वो तो उन्हें बताना ही बताना है, लेकिन हमें उन्हें वो भी सिखाना है जिसका उन्हें अनुभव नहीं है।
तो ये थे हमारे आज के शिक्षण सूत्र और उनसे रिलेटेड वीडियो। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आशा करते हैं कि आप सभी वीडियो को लाइक करेंगे और जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में आपको। एनसीएफ के उद्देश्य लेकर शिक्षण सूत्र से रिलेटेड ही होगी वो वीडियो भी। तो वीडियो को लाइक कर दें, एक बार फिर से कहूँगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। और आपके सभी सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही हैं, आपको सीडीपी की क्लासेस मिल ही रही हैं, और हिंदी पेडागोजी कंप्लीट होने के बाद आपको इन्वायरमेंट की क्लासेस भी मिलने लगेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद फ्रेंड्स, धन्यवाद।